है ना। और कल शाम को मैंने एक मतलब तुम लोगों ने कहा था कि डाउट क्लास रखते हैं, मैंने 9 o'clock to 10 o'clock एक डाउट क्लास रखा था, बट काफी सारे बच्चे उसमें आए ही थे। वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम लोगों को आना चाहिए था डाउट क्लास में। ओआरएम कंप्लीट किया था हमने डाउट्स में, तो ओआरएम के डाउट्स कंप्लीट हो गए। आज अपन फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि डाउट्स अपन ने कल ही किए हैं, और डाउट्स अपन वापस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल भी अपना शायद क्लास है, तो अपन डाउट्स कर सकते हैं, है ना। बट कल क्लास में अपन डाउट्स कर लेंगे, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। कल ही अपन ने डाउट्स किए हैं। अगर तुम लोग डाउट क्लास लगा रहे हो एक्स्ट्रा क्लास, तो तुमको डाउट्स में आना चाहिए, राइट ना। कल जैसे डाउट क्लास लगाया था अपन ने, तो कल आपको डाउट क्लास में आना चाहिए था। कल मैंने ORM 1 के डाउट्स किए थे। कल अपन इलेक्ट्रो के डाउट्स कर लेंगे, और सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज 2 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अपन पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल भी अपने क्लास में अपन डाउट्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो अपन को पढ़ना था, वी आर डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। उसमें थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, कंडक्टेंस एंड द कंडक्टिविटी। एंड द कंडक्टिविटी is extensive property। ठीक है ना, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। सो कंडक्टिविटी इज कप्पा। सो इफ 2 or more solutions are added, mixed, then the total conductance of solution is, तो अपन क्या कर सकते हैं, सी टोटल जो है वो सम कर सकते हैं अपन, C1 + C2 जितना भी सोल्यूशन होगा उन सबका सम कर सकते हैं। C1 C2 और कंडक्टेंस, C1 एंड C2 और कंडक्टेंस। सोल्यूशन के लिए अपन ने कंडक्टेंस लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर हमें कंडक्टेंस पढ़ना है तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम। ऐसे अपन ने पढ़ रखा है। दिस इज द कंडक्टेंस, मतलब दिस इज नथिंग बट द सी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, कप्पा टोटल इनटू वॉल्यूम टोटल when the two solutions are mixed will be equal to kappa of one solution and the volume of one solution, kappa of solution 2 and the volume of solution 2. So we can write that kappa total will be equal to K1 V1 plus K2 V2 divided by total volume. Then we can also write कप्पा को अपन लिख सकते हैं 1 by, ये अपन इस इक्वेशन से, अगर अपन को कंडक्टेंस गिवन है आप डायरेक्टली ऐड कर लो, अगर अपन को कंडक्टिविटी और वॉल्यूम गिवन है तब भी आप डायरेक्टली ऐड कर लो, तो टोटल कंडक्टिविटी बता सकते हैं। वी नो दैट। दूसरी बात अपन को पता है कप्पा इज इक्वल टू होता है 1 by R into L by A, ये लिख सकते हैं अपन। तो 1 by रेजिस्टेंस टोटल into L by A into V total will be equal to 1 by R1 into L by A into V1 plus 1 by R2 into L by A. L by A is a constant into V2. L by A तो कैंसिल कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो अपन ये बता सकते हैं कि भाई 1 by the total resistance of any solution, V total upon resistance total will be equal to V1 upon R1 plus V2 upon R2। ऐसे बता सकते हैं, मतलब अपन टोटल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे टोटल कंडक्टेंस डायरेक्टली सम कर सकते हैं, कप्पा और वॉल्यूम के टर्म्स में भी अपन उसको ऐड कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस के फॉर्म में अपन टोटल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं
अगर अपन को वॉल्यूम और रेजिस्टेंस ऑफ द टू सॉल्यूशन व्हिच आर गोइंग टू बी मिक्स्ड आर गिवन। तो ये सारा पार्ट अपन को गिवन होगा, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इफ द कंडक्टेंस ऑफ वन सॉल्यूशन इज गिवन, टू सॉल्यूशन इज गिवन, या द रेजिस्टेंस आर गिवन विद द वॉल्यूम्स, देन आल्सो वी आर एबल टू टेल। If the two solutions, if 200 ml of 0.1 molar solution, directly 0.1 molar solution, मोलारिटी नहीं लिखते हैं वरना अपन को कंसंट्रेशन भी यूज करना होगा। 200 ml of NaCl solution has resistance R1 equal to suppose 350 and 300 ml of KCl solution have the resistance, its resistance R2 is suppose 100, then calculate the total resistance of the solution. Resistance when the two solutions are mixed. Solution are mixed. ये बन रहा है। तो ठीक है, we'll write the answer for that. हमें 1 by that is V total divided by R total डायरेक्टली बता सकते हैं, V1 upon R1 plus V2 upon R2 लिख सकते हैं, जो अपन ने कैलकुलेट किया। सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the answer. Total volume is 100 plus that is 300 ml and 200 ml 500 ml. So 500 divided by R total कितना होगा? We are able to tell 200 divided by 350 plus that volume 2 is 300 divided by 100. अपन कैलकुलेट करके देखो। So we are able to calculate the R total कितना होगा हम बता सकते हैं, आप कैलकुलेट करके बताओ। That is how we can calculate the total resistance. So if the resistance, the conductance and the conductivity are extensive properties, तो अपन extensive को add कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं। अगर solution को डबल करेंगे तो obviously बात है conductance भी अपन को डबल करना पड़ेगा, like that. That is called an extensive property. जो amount पर depend करते हैं उसको कहते हैं अपन extensive property. तो answer is coming out to 140 ohm. That's correct. अपन बता सकते हैं। So that is how we can write. मैंने बस एक एग्जांपल ले लिया, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो अपन ने कंडक्टेंस पढ़ा ना उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये भी फॉर्मूलेज मतलब आपको पता होने चाहिए। अपन पढ़ते हैं कि भाई कंडक्टेंस फायदा क्या, अपन क्यों पढ़े कंडक्टेंस, तो एक एप्लीकेशन के फॉर्मूला पे कुछ पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा कि मैं किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट्स ऑल, है ना। तो एक तो होता है एप्लीकेशन में टू कैलकुलेट द conductance of weak electrolyte at infinite dilution. अपन मतलब weak electrolyte का conductance at infinite dilution डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अपन बताएंगे वो इसलिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि weak electrolyte are not completely dissociated. वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते तो अपन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर उसको यूज करेंगे अपन कोलराज लॉ को, उससे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस चेक, पहले अपन एक लिख लेते हैं बाय कोलराज लॉ। कोलराज लॉ, और इसको डिफाइन करते हैं अपन, राइट, दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलराज लॉ होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, that is at infinite dilution कि भाई when the ions becomes independent of each other. So at infinite dilution, when electrolyte is completely dissociated,
is completely dissociated. आप strong electrolyte लिख सकते हैं क्योंकि अपन strong electrolyte के लिए लिख रहे हैं. Completely dissociated. The equivalent conductance of any electrolyte. Conductance of any electrolyte is sum of the ionic conductance is equal to sum of the ionic conductance is equal to sum of the ionic conductance. Ionic conductance. Actually, ionic conductance को अपन denote करते हैं लैम्डा से. Ionic conductance. पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर देखेंगे अपन को. So what we can write is कोलरॉस लॉ ये है कि भाई अगर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मुझे गिवन है, ऐसे अपन को बताना है कि मेरे पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 है होल थ्राइस एट इनफिनिट डाइल्यूशन. तो इसका जो ionic conductance हो, जो molar conductance होगा, that will be equal to sum of the ionic conductance of all the ions present in the solutions. So ionic conductance of all the ions present in the solution. Aluminium के 2 ions होंगे, so we'll write twice, और sulfate के 3 ions होंगे, sulfate के 3 होंगे, तो we'll write thrice. This is how we can write that. The molar conductance. So these ionic conductance जो given है, that is for infinite dilution. At infinite dilution, what will be the ionic conductance? वो अपन बता सकते हैं. So it depends on the number of moles of ions that electrolyte can produce. So we can write that. Take example और ले लेते हैं. Calculate the molar conductance of acetic acid. Now acetic acid is a weak electrolyte. Directly तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते उसको, हमें इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना होगा by given molar conductance of at infinite dilution of. तो अपन को given होगा, strong electrolyte को अपन यूज करेंगे to calculate the weak electrolyte, because strong electrolyte तो completely dissociated होते हैं. By given molar conductance at infinite dilution of अपने पास given है, that is अपन को कैलकुलेट करना है this, तो अपन लिखेंगे NaCl, HCl and CH3COH. ये अपन को given है. अब अपन वैल्यूज भी लिख सकते हैं कि भाई जो वैल्यूज अपन को गिवन होंगे, आप वैल्यूज भी लिख सकते हो. अपन को वैल्यूज गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन में. हमें सिर्फ ये करना है कि हमें HCl गिवन है और हमें एसिटिक एसिड गिवन है. ये अपन को गिवन है. These values are, और अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं कि भाई इनके कितना कितना वैल्यूज होगा, वो अपन लिख सकते हैं. ये तो एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसलिए मैंने उसको वापस लिखा था. ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. By the given molar conductance at infinite dilution of this as, अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं, XYZ ले लो या उनके वैल्यूज भी ले सकते हैं. But NaCl is around 126 per ohm centimeter square. HCl will be around 350 or CH3CONa will be around 90 per ohm per centimeter square, that is centimeter square respectively. पहले तो अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं कि भाई अपन को बनाना क्या है. अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस चाहिए है CH3COH का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो कि मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ये मुझे चाहिए तो मैं एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट को ऐड करूंगा. किसके साथ? HCl के साथ. मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, इन दोनों को ऐड करूंगा और माइनस करूंगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CONa. Because the molar conductance of CH3CONa माइनस करना था अपन को NaCl, not CH3CONa. मुझे करना था इसमें NaCl को माइनस करना था, क्योंकि ना तो मुझे इसमें Cl चाहिए और ना ही मुझे सोडियम चाहिए. और सोडियम और Cl को माइनस करूंगा
I'll get acetic acid. So by definition we have written that the molar conductance of any electrolyte is equal to the sum of the ionic conductance, E minus plus lambda of Na positive plus lambda of H plus sign plus lambda of Cl minus sign. These are at infinite dilution minus lambda of Na positive minus lambda of Cl minus sign. इसको तो मैं कैंसिल कर लूंगा. मेरे पास बचेगा lambda for CH3CO negative and plus lambda for H plus, and that will be the molar conductance of this. So we'll get the value कि मोलर कंडक्टेंस कितना होगा. अपन इसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी अपन वही कर देंगे. CH3CONA कितना गिवन है अपन को 90 और प्लस कर लेंगे HCl कितना गिवन है 350 और माइनस कर दूंगा मैं 126. तो जो ये वैल्यू आएगा दैट विल बी द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, क्योंकि हमने एस्टेटाइन इससे निकाला, H प्लस इससे निकाला और ये कैलकुलेट कर लिया. इसको अपन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ये 100% डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना. राइट. तो अब अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें कितना है अपने पास 350 प्लस 90 कर लेते हैं. सो वी गेट दैट 4 और 140 और 126 माइनस कर देते हैं. सो विल गेट दैट 4 और 3 1 आ गया अपने पास और 3 1 4 आ गया अपने पास. सो अब NaCl माइनस क्यों किया? ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास ये तीनों गिवन है और आपको एसिडिक एसिड बनाना है इनमें से आयन से, तो कैसे बनाओगे? हमें Cl नहीं चाहिए और हमें सोडियम नहीं चाहिए, तो बचेगा क्या? H और एसिटिक एसिड बचेगा. वही बचा ना. तो इसमें एसिडिक एसिड चाहिए, मैंने जिसमें एसिडिक एसिड दे सकता है उसको ले लिया. मुझे H चाहिए, इनमें से जो H प्लस आयन दे सकता है मैंने वो ले लिया. जो मुझे नहीं चाहिए वो माइनस कर दिया. आंसर. सो पहले आंसर लिखो. आई होप आपको समझ में आ गया करना क्या है. राइट. अब मतलब इसमें अपन लिख सकते हैं. किसी का डाउट है तो भाई पूछो. अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछेगा. ठीक है. और अगर समझ में आया तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ. ठीक है. अगर समझ में आया तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ. एग्जांपल ले लेता हूं मैं. कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर molar conductance at infinite dilution of ammonium hydroxide if the molar conductance at infinite dilution of BaCl2, barium hydroxide and ammonium chloride are given as X, Y and Z respectively. ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है. बताओ भाई कैलकुलेट करके. ये आप कैलकुलेट करके दिखाओ. देखो भाई अपन को आंसर आया. मोलर कंडक्टेंस है, इसमें ट्वाइस वाइज कुछ आएगा. मतलब देखो ना, इसमें 2 Cl है, इसमें 1 Cl है. आपको कुछ करना पड़ेगा. देखो उसको जरा सोचो सोचो. 2x माइनस वाई. ठीक है भाई, देखो यार जरा मतलब कुछ करो.
कुछ आया, चल देखते हैं, मतलब कुछ तो तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये बात तो पक्का है कि अगर मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो मुझे अमोनियम आयन चाहिए, जो मुझे अमोनियम क्लोराइड से मिलेगा, और मुझे हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए जो मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा। मुझे बेरियम हटाना है और क्लोराइड हटाना है, तो माइनस लैम्डा और बी एस। लेकिन यहां से मुझे एक बेरियम हटाना है लेकिन दो सीएल हटाना है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो विल गेट लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन, lambda for twice of Cl minus I, lambda for barium I plus twice of lambda for OH minus I, minus lambda for barium I minus twice of lambda for Cl minus I। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा ना यहाँ पर, वो बचेगा ट्वाइस ऑफ lambda for ammonium I प्लस ट्वाइस ऑफ lambda for Cl minus I। मतलब अपन ने जो लिखा हुआ है वो 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के लिए है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए होगा एट इनफिनिट, 2 मोल्स के लिए होगा, मुझे 1 मोल चाहिए। तो आपने जो 2 मोल के लिए किया था वो क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड इज Z, ये 2Z लिखा था। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या था, इट इज Y, और माइनस आपने X किया था, ठीक है। तो अगर ये 2 मोल्स के लिए है हमारे पास 2Z प्लस Y माइनस X, तो मैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना बताऊंगा, डिवाइड करता हूँ ना 2 से, सबको डिवाइड करता हूँ 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से। Figure the expression z plus y by 2 minus z x by 2, ये आया मेरे पास। किसी को डाउट है तो बोलो। इस टाइप से अपन बता सकते हैं इनफाइनाइट डायमेंशन, ठीक है, चले, ठीक है ना, मतलब सही भी बताया काफी लोगों ने, और थोड़ा सा अब समझ में भी आ गया अपन को कि पहले इक्वेशन बनाना है, जो जो रिक्वायर्ड है वो अपन ले लेंगे, और बाद में अपन चेक कर लेंगे क्या करना चाहिए। अब मैं दूसरा एप्लीकेशन लिखता हूँ। अब इसमें कुछ डाउट क्वेश्चन वगैरह गिवन होंगे, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते। हाँ 2Z लेना पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि ये ट्वाइस आया ना, ट्वाइस लेना पड़ेगा ना, मुझे 2 CL माइनस करने थे, CL नहीं चलेगा। अपन ने 2Z इसलिए लिया ना क्योंकि मुझे 2 CL माइनस करने थे, 2 CL हटाने थे, ये ना, इसलिए तो ये लिखा, मुझे 2 CL हटाने होंगे और CL में हटा सकता हूँ चाहिए था ना। हाँ तो OH चाहिए तो तभी तो इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि मुझे अमोनियम ये दे सकता है, ओ एच ये देख सकता है। अब लेकिन ये 2 OH आ रहे हैं ना, मुझे तो एक ही चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो फिर करेंगे ना इसको 2 से मल्टीप्लाई, ताकि 2 CL भी हट जाए। लो अब करेंगे, हाँ हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब अनदर एप्लीकेशन में वी कैन राइट, क्या बोल रही है, हाँ तो लिखो ना, ये लो, चलेगा ना। अरे इतना तो अंडरस्टूड है कि सर ने, मतलब चलो भाई ये लिखे हुए हैं तो ये बचने चाहिए, सर ने वो CL गलती से लिख दिया होगा, अब उसमें पूरा टाइम वही थोड़ी करते रहोगे, नहीं नहीं वो उसमें ऐसे जाना दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कंफ्यूज होगा, चलो तो पहले वाले स्टेप में लिखा था उसमें कंफ्यूजन का कोई रोल नहीं था, चलेगा, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूज हो रहा है तो उसको पूछो क्या करेंगे। चल दूसरा देखते हैं अपन। दूसरे एप्लीकेशन में अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कैलकुलेट कर सकता हूँ वैल्यू, तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन को भी कर सकता हूँ, तो मैं इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर पाए तो बहुत कुछ कैलकुलेट करेंगे अपन। अपन क्या कहेंगे कि देखो हमें ये पता है कि अगर मेरे पास एसिडिक एसिड है 0.1 मोल, तो ये तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। और 0.1 मोलर में ये दोनों का के एक जैसा है, इसका भी होगा। और अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कैलकुलेट करोगे, जब CH3CO नेगेटिव कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकता इसको, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू 1, और डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट पीछे अपन ने कैलकुलेट किया है। एसिटिक एसिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मुझे एक बात पता है कि अगर मुझे 0.1 मोलर का एसिडिक एसिड गिवन है, तो इसका अल्फा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे के दे दो आप, और मुझे आप ये दे सी दे दो। अब अपन कहेंगे देखो एक बात मुझे पता है, इसके लिए मुझे ये वैल्यू पता है, या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, आप क्वेश्चन में दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप बता सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होगी, इससे ज्यादा ये वैल्यू हो नहीं सकती। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होगा ना, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। उससे ज्यादा कितना भी पानी डालो रहेगा वही, नंबर ऑफ आइंस वही रहेंगे, ये अपन को पता है। ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइंस होंगे और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी होंगे, इसलिए तो आपने अल्फा 1 लिखा। इसके लिए अल्फा मुझे गिवन होगा, मैं इसके अल्फा कंडक्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात पता है, आपने लास्ट क्लास में बताया वो ग्राफ से ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मैं इसमें जैसे जैसे पानी डालूंगा ना, इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे। शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है कंडक्टेंस, बाद में बहुत ज्यादा बढ़ता है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वाई एक्सेस को वो ग्राफ कभी टच नहीं करता, इसलिए तो अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके कैलकुलेट किया ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे सपोज करते हैं मुझे गिवन है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका कंडक्टेंस गिवन है, मैं जैसे जैसे डाइल्यूशन करूंगा इसका वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो फिर तो मैं कहूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा विल बी इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट होता है, अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे कंडक्टेंस is the conductance at given concentration, at given concentration, and this is at infinite dilution. Dilution तो अपन कहेंगे आप जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपन कंडक्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम होता है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे अगर मुझे कंडक्टेंस गिवन है तो जैसे जैसे वाटर ऐड करूंगा कंडक्टेंस बढ़ेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे बताना है अपन को पता है। तो ये वैल्यू हो सकता है कभी अपन को गिवन नहीं हो, नहीं होगा तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ये है तो कोलरॉस लॉ, ये आप मुझे दे दो। और अपन को एक बात और पता है कि कभी कभी अपन को गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकता है मोलर कंडक्टेंस ना गिवन, तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000। आप मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे दो, मैं कैलकुलेट कर दूंगा, मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे दो, कप्पा दे दो उस सोल्यूशन का, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने हैं, मैं कंडक्टेंस खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे कितना कंडक्टेंस है, बस आपको कप्पा देना पड़ेगा। कप्पा नहीं है तो सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस दे दो, तब भी मैं कैलकुलेट करूंगा। अपन को पता है कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय r into l by r, this can be calculated
खुल रहा है। मतलब जरूरत पड़ेगी तो अल्फा के लिए मैं यहां से इन दोनों को कैलकुलेट करके भी अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं। और अगर हम अल्फा कैलकुलेट कर पाए तो फिर अपन को पता है कि ए विल बी इक्वल टू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विलिब्रियम में एसिटिक एसिड के लिए अपन के लिख रहे हैं तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख सकते हैं वीक एसिड वीक बेस के भी लिख लूंगा बेस सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा होगा जहां अल्फा को अपन ये लिख सकते हैं therefore ka will be equal to c into अल्फा अपन को पता है क्या होता है तो इसको मैं हटाता हूं थोड़ा अपन ऐसे सो अपन इसको लिख सकते हैं कि a will be equal to c alpha square alpha is equal to होगा given concentration divided by that is at infinite dilution उसका स्क्वायर लिखता हूं डिवाइड बाय लिख लेता हूं 1 माइनस given concentration divided by infinite dilution तो अपन से के का एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं अल्फा कंडक्टेंस के फॉर्म में व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस तो अपन इसको लिख लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू c तो वैसे ही रहेगा इसका स्क्वायर नीचे ले लेते हैं इसको लिख लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं अपन इसे पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना माइनस गिवन कंसंट्रेशन और इधर लेके इसको ऊपर लेके जाता है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसको अपन स्क्वायर में लिख लेते हैं गिवन कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसका स्क्वायर एक कैंसिल भी कर सकते हैं और बाकी मैं लिख सकता हूँ तो जो भी इक्वेशन बनाना होगा जो भी अपन को गिवन होगा अपन बना सकते हैं अगर इस टर्म में गिवन है तो इसी टर्म में इस टर्म में गिवन है तो इस टर्म में जैसे गिवन होगा वैसे लिख तो अपन से एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं मतलब अगर मुझे कंडक्टेंस गिवन है एट अ गिवन कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बता सकता हूं तो कंसंट्रेशन जैसे इसमें पॉइंट में बता सकते हैं फिर तो मैं पीएच कैलकुलेट भी कर सकता हूं पीएच इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है फिर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पीएच इज इक्वल टू pH या pOH that is equal to minus log of H plus ion concentration and we know that what is H plus ion concentration minus log of C alpha और अल्फा मुझे क्या पता है क्या होता है माइनस लॉग ऑफ अल्फा कितना होगा गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एट इनफिनिट डायमेंशन मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से अपन को पता है एसिटिक एसिड दैट विल बी इक्वल दिस विल बी इक्वल टू C alpha तो अपन कैलकुलेट अल्फा अपन को पता है सी अपन को पता है वेरिएबल टू कैलकुलेट तो अपन पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वी आर एबल टू कैलकुलेट जो भी अपन से कहा जाएगा अपन कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट आई मीन इज आपको ये वाला पार्ट समझ में आना चाहिए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा इसका वैल्यू बढ़ेगा बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है डाइल्यूशन से सो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसके बराबर when the ions become independent of each other तो अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम डाल सकते हैं सॉल्ट होगा तो हाइड्रोलिसिस की बात करिए इक्वेशन लिखने हैं पूछिए ठीक है we can write that is application number 3 एप्लीकेशन नंबर 3 में मैं ऐसे लिख सकता हूं टू कैलकुलेट ionic product of water ionic product of water मैं वाटर का आयनिक प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट केडब्ल्यू मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट केडब्ल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं टेंपरेचर क्या मतलब रूम टेंपरेचर होगा we know that water is a weak liquid right is a weak liquid so the ions present ions मतलब H plus ion and OH negative so the H plus ion and OH minus ion
So the H plus sign and OH minus sign in water can be considered the ions at infinite dilution. The ions at infinite dilution. तो अब infinite dilution पे, so we can calculate the concentration of H plus sign or OH minus sign in the solution. कैसे? अपन को पता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आप वाटर लिखोगे तो आप इसमें लिख सकते हो लैम्डा ऑफ H प्लस साइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा ऑफ OH माइनस साइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये तो क्या होता है, आप बस मुझे कप्पा दे दो, व्हाट इज कप्पा फॉर वाटर इनटू 1000 डिवाइडेड बाय जो यहाँ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे ना अपन, दैट इज नथिंग बट H प्लस साइन या फिर आप OH माइनस साइन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. आपको बस क्वेश्चन में ये बताना, ये तो वैल्यू अपन को पता होता है. मैंने आपको बताया था वाटर का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है 350, ये 200, 198 होता है, अपन 200 ले सकते हैं. मैंने आपको बताया है इनके कॉन्सेंट्रेशन. ये आयनिक कंडक्टेंस इसका सबसे ज्यादा among all the cation H plus ion have maximum conductance, among all the monoanions OH maximum. ये वैल्यू तो अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सम भी गिवन हो सकता है. हमें कप्पा चाहिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन, उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन. Kw ऑब्वियसली बात है, आप इसमें जो H प्लस आयन आएगा उसका स्क्वायर कर दो, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसका स्क्वायर बता के Kw बता दो, you'll get the answer. This kappa of water. ये इक्वेशन अपन वैसे गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपन को पता है वाटर में तो वैसे भी H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन बहुत कम होंगे, बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो अपन ने कंसीडर कर लिया कि दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. द आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर ना, दे विल बी कंसीडर्ड एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कितने डाइल्यूशन पे ये कॉन्सेंट्रेशन, कप्पा अपन को गिवन होगा. Similarly, I can calculate application to calculate the solubility or solubility product and solubility product of sparingly soluble salt. Of sparingly soluble salt. अब होता क्या है, अपन को अच्छे से पता है कि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अपन ने, ठीक है ना. इफ यू टेक एग्जांपल टू कैलकुलेट solubility of AgCl. अपन सबको पता है कि भाई AgCl जिनके लिए अपन सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है. मतलब उनका डिसोसिएशन वाटर में बहुत कम होता है. उनका डिसोसिएशन वाटर में बहुत कम होता है, तभी तो अपन उनको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं. अगर अपन से कोई पूछेगा बताओ AgCl वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, मना कर देंगे. मैंने आपको सॉल्युबिलिटी जब पढ़ाया था तो बोला जिस सॉल्ट के लिए अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे उनको वाटर में इनसॉल्युबल बताना, बिकॉज उनका डिसोसिएशन वाटर में 10% से कम होता है. जिसका भी सॉल्युबिलिटी वाटर में 10% से कम होगा अपन उनको इनसॉल्युबल बताएंगे, जिसका सॉल्युबिलिटी 10% से कम होगा. सो जितने भी सॉल्ट हैं जिसके लिए अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं, उन सब का सॉल्युबिलिटी वाटर में 10% से कम होता है.
सो ठीक है, विल राइट दैट कि दिस विल बी व्हाट, हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन होगा, इस सॉल्यूशन में हमें इसका कप्पा गिवन होना चाहिए, तो अपन लिख लेंगे भाई मोलर कंडक्टेंस, बिकॉज दैट विल बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज these are these salts are very less soluble in water. So their solution can be considered as dilute solution, infinite dilution at infinite dilute solutions. अपन कंसिडर कर सकते हैं कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख सकते हैं लैम्डा फॉर, या फिर एजीएन ऐसे भी बना तो तब भी चलेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज सी इज इक्वल टू कप्पा आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी, ये जो कंसंट्रेशन होगा ना मोलारिटी, ये आपका सॉल्युबिलिटी है। देयरफॉर KSP इज इक्वल टू S, आपको पता है ये सॉल्युबिलिटी S होगा, इसका सॉल्युबिलिटी S होगा, तो ये S स्क्वायर होगा, ये सॉल्युबिलिटी। यहां पर कप्पा AgCl का होना चाहिए, ये अपन को ध्यान रखना होता है। कप्पा इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर मुझे कप्पा सॉल्यूशन का गिवन है क्वेश्चन में, तो कप्पा ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कप्पा ऑफ AgCl प्लस कप्पा ऑफ वाटर, क्योंकि ये तो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं वाटर, उसमें ये तो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, और वाटर भी बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये भी होगा और ये भी होगा, तो इसके आयंस भी इंटरफियर करेंगे, क्योंकि इसका KSP वैल्यू बहुत कम होता है, 10 की पावर -10, और ये KW 10 की पावर -14, तो थोड़ा इंटरफियर करेगा। तो अगर क्वेश्चन में मुझे सोल्यूशन और वाटर का गिवन है, तो सोल्यूशन से वाटर का कप्पा माइनस करके मैं AgCl का यहाँ यूज करूंगा, और अगर मुझे वाटर का गिवन नहीं है, फिर मैं अज्यूम कर लूंगा कि जो आपने दिया है वो AgCl का ही है, मतलब ये दोनों बराबर अज्यूम कर लूंगा, वो मैं क्वेश्चन में चेक कर लूंगा। अगर क्वेश्चन में मुझे सोल्यूशन और वाटर गिवन है, तो कप्पा ऑफ AgCl मैं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि जिस सोल्यूशन में आपने AgCl डिजोल्व किया होगा उसमें Ag आयन होंगे, Cl माइनस आयन होंगे, H प्लस आयन भी होंगे, और OH नेगेटिव आयन भी होंगे। ये बहुत कम आयंस देते हैं, और वाटर भी बहुत कम आयंस देता है, तो इसके आयंस भी तो कंडक्टिविटी शो करेंगे, इससे पहले आपने लिखा तो था। तो अपन क्या करेंगे कि वाटर के H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन भी इंटरफेयर करेंगे, लेकिन अगर अपन को इसका कप्पा नहीं गिवन है, इनका कप्पा नहीं गिवन है H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन का, तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि जो सोल्यूशन के लिए गिवन है वही AgCl के लिए, और जो गिवन है तो KCl कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन से अगर वाटर का कप्पा गिवन है तो माइनस करके बताओ। एक तो अपन ये लिख सकते हैं, दूसरा मैं बता सकता हूँ नेक्स्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी भी कैन, अब वो कोई भी सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट के हिसाब से अपन कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट लिखने वाला 0.5, why m और s in the denominator, एक तो कंसंट्रेशन है, लास्ट क्लास में यही तो बताया, ये इक्वेशन सॉल्व करके बताया ना मैंने, ये मोलर कंडक्टेंस का इक्वेशन बताया था ना अपन ने, कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, ये कंसंट्रेशन अपन ने ड्राइव किया ना, ये क्वेश्चन ये तो अपन ने ड्राइव कर रखे। somebody is asking why the molarity in the sulfur in the denominator, हाँ तो वो तो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है ना, लास्ट टाइम बताया ना मैंने, तो अपन ने वो कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो ये अपने एप्लीकेशंस थे, ये अपन को पता है। नेक्स्ट
Fifth point में we can write that on dilution. Conductance, molar conductance, equivalent conductance, increases, but conductivity decreases. डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा. कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस तो आपने बताया ऐसे, मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस रूट ऑफ सी. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे आपने बताया. ये स्ट्रॉन्ग के लिए और ये वीक के लिए ऐसे बताया आपने. बट अगर अपन कप्पा के लिए लिखें कंसंट्रेशन वर्सेस कप्पा, मतलब इसके लिए लिखेंगे तो इट विल डिक्रीज. कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन से मतलब कंसंट्रेशन कम करने से डिक्रीज होगा. द रीजन इज विल से दैट, देख भाई अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है ऐसे, तो मुझे एक बात पता है कि इसमें नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब 10 है. 1 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको डाइल्यूट करूंगा तो डाइल्यूशन से ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा. आपने आइंस थोड़ी बढ़ाए, डाइल्यूशन किया, तो फिर नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस. वॉल्यूम बढ़ेगा तो आइंस के लिए ज्यादा स्पेस होगा ना, तो वो डिक्रीज होगा, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है. Conductivity kappa is the number of ions present in 1 centimeter. That is called conductivity. So dilution से conductance, molar conductance, equivalent conductance, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं. वो ये दोनों ही अपन ने एक्सप्लेन किए. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो डी बाय अनसगर इक्वेशन से, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन ने पहले पढ़ा हुआ है. हाँ तो नंबर ऑफ आइंस सेम रहेंगे ना. पहले नंबर ऑफ आइंस छोटे इधर. भैया मेरे एक बात बता, इसमें 1 मोल गैस है तो इस वाले पार्ट में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ए है, और जब मैंने उसी गैस का एक्सपेंशन कर दिया तो गैस के मोल्स थोड़ी चेंज हो गए, वो तो 1 मोल ही रहेंगे. गैस तो 1 मोल ही रहेगा, लेकिन उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बताओ. 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इधर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में. अब बताओ किसमें ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल. ऑब्वियसली ज्यादा ए में होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वही तो बोल रहा हूँ, दैट इज कप्पा. यही बोला मैं. वॉल्यूम बढ़ाओगे, आइंस थोड़ी बढ़ाया आपने. तो अब जो आइंस इसके अंदर थे वो बाहर चले जाए. सॉल्युबिलिटी किस फॉर्मूले में? I didn't understand why could we use solubility instead of molarity in. Why could we use solubility instead of molarity in the formula? Which formula? This formula. In this formula you are telling ki why we are using this. बोलो बोलो भाई, इसी फॉर्मूले में बात कर रहे हैं ना. हाँ ना तो बोलो. अब बोलो. अच्छा मुझे लग रहा है लिख रहे क्योंकि S is M. लो एक ही बात है ना दोनों.
ये भी मोल्स पर लीटर होता है, ये भी मोल्स पर लीटर। दिस इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन, बोथ आर कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होता है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए था। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वॉल्यूम गिवन है, तो टोटल के लिए होगा। बताया तो था लास्ट, अभी समझ गया। डन 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 डन, ठीक है ना। तो अपन वो समझ में आ गया, उसको भी समझ में आ गया, क्योंकि बाकी लोगों का भी डाउट हो सकता है, इसलिए उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। बाकी भी उसको समझ लेते हैं ना अभी, अच्छा अच्छा, कई बार और क्लियर होता है। एक पार्ट तो अपन ये डाइल्यूशन वाले पार्ट को खत्म कर लिया। अब टेम्परेचर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता एप्लीकेशन में। अपन को वी वांट टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मोलर कंडक्टेंस ये सब बढ़ेंगे, क्वाइटेस्ट मोमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाने से हो सकता है वो चेंज हो जाए थोड़ा। अब अपन पढ़ेंगे सिक्स्थ एप्लीकेशन, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस टाइट्रेशन वाले पार्ट से याद आया, टाइट्रेशन अभी बचा हुआ है। कल तुम्हारा क्लास हुआ था आयनिक का? कल आयनिक का क्लास हुआ था तुम्हारा? है नहीं? अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, तो अपन थोड़ा सा टाइट्रेशन देखते हैं। नहीं, मैं नहीं लूंगा उसको। मुझे लेना होता तो मेरी क्लास कभी कैंसिल नहीं होती। मेरी क्लास तभी कैंसिल होती है जब मतलब कोई जरूरी काम हो। ठीक है, आज होगा पता नहीं यार, अब बताओ इससे, मतलब पूछूंगा मैं इसमें कि आज होगा कि नहीं होगा, मैं पूछता हूँ। अच्छा पहले अपन ये पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को टाइम टाइम कम है अपने पास, फिर मैं तो बार बार टाइम देखता हूँ। पता टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन अपन करते हैं कि टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन भी होते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी होता है टाइट्रेशन। ठीक है ना। तो इसमें सपोज NaOH है अपने पास, इसमें HCl डालेंगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसको भी टाइट्रेशन करते हैं। अपने पास NaOH था, अपन ने इसमें HCl डाल दिया, बनेगा अपने पास NaCl प्लस वाटर। HCl को इधर भी ले सकते हैं और NaOH को ब्यूरेट में, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। स्कूल गए हो? स्कूल तो गए नहीं, ये टाइट्रेशन कैसे होगा? ब्यूरेट ये सब ऐसे, चलो ऐसे एक ऐसे ब्यूरेट होता है जिसको अपन पाइप में ऐसे फिल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ना, उस टाइप से। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं। अब पता क्या होता है, जब अपन HCl को इसमें ऐड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया? हमें कैसे पता चलेगा कि ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया? तो अपन कहेंगे, HCl बताएगा ना कि भैया हमने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, अब बस खत्म हो गया। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, वो कलर चेंज आता है। कलर चेंज कौन करेगा? NaOH करेगा? नहीं, इंडिकेटर डालेंगे। इसमें इंडिकेटर में ऐड करता हूं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जो कि मतलब ऐसे ये बेसिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज इसका अपना कलर येलो होता है और ये रेड में कन्वर्ट होता है। तो रेड मतलब पिंक भी हो सकता है। अपन क्या करेंगे, इसमें 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। ठीक है, जब
अब एक हिसाब से ये हो गया, ये भी बेस है, ये भी बेस है, मेरे पास दो बेस आ गए, मिथाइल ऑरेंज गया। अब होगा क्या, जब भी अपन किसी एसिड को मिक्सचर ऑफ बेस से रिएक्ट करवाएंगे ना, पहले स्ट्रॉन्ग बेस पूरा रिएक्ट करता है, फिर उससे वीक, अगर और मिक्सचर में है तो वीकेस्ट लास्ट में रिएक्ट करता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से रिएक्शन होता है। ऑल द इंडिकेटर्स आर वेरी वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस। अपन इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन क्या करते हैं कि जब HCl इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करते करते NaOH खत्म हो गया। जब NaOH खत्म हो जाएगा तो ये HCl इसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये HCl इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो इसका टेंडेंसी होता है कि जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा ये अपना कलर चेंज करेगा। कितने ड्रॉप? 2 ड्रॉप। इसके लिए HCl का नेग्लिजिबल अमाउंट यूज होगा। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो जैसे ये कलर चेंज देगा अपन को पता चल जाएगा कि भैया ये न्यूट्रलाइज हो चुका है, क्योंकि इसका रिएक्शन शुरू हो गया। भाई इंडिकेटर को आपके इस टाइट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है वो न्यूट्रलाइज होगा तो कलर चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसे इस न्यूट्रलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। आप पूरा NaOH हटा दो और इसको डाल दो, इसी को न्यूट्रलाइज कर लो, बहुत सारा डालो। इसलिए अपन से स्कूल में कहा जाता है भैया 2 ड्रॉप डालना, मैक्सिमम 3 ड्रॉप, उससे ज्यादा नहीं तो मेरे जैसे 15 ml डाल दिया है, ये भी 20 ml लिया, इसको 15 ml डाल दिया, हो गया मेरा टाइट्रेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ 2 ड्रॉप। क्यों? क्योंकि अपन को चाहिए इन दोनों के इक्विवेलेंट पार्ट, मतलब कितना वॉल्यूम इसका यूज हुआ, इसके लिए नेग्लिजिबल यूज होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको टाइट्रेशन पढ़ाया नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपन ने टाइट्रेशन पढ़ा। ज्यादा वॉल्यूम डाल दोगे तो NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे इसका 20 ml यूज किया था, इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर ऐड किया तो मैं इसके लिए जितना यूज होगा ना HCl, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा, राइट? उसको मैं काउंट नहीं करने वाला। अगर नहीं काउंट करूंगा तो मान लो ये मैंने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.5 ml HCl यूज किया, तो मैं तो इसको 20.5 ले लूंगा ना इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए। और अगर इसका अमाउंट ज्यादा ले लिया तो फिर ये अच्छा खासा यूज हो गया, और वो यूज होगा तो अपने रीडिंग में एरर आएगा, फिर तो अपना टाइट्रेशन सही नहीं। इसलिए इसका 2 ड्रॉप से ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये तो इतना ज्यादा सेंसिटिव होगा कि मतलब थोड़ा सा HCl भी डालोगे तो कलर चेंज दे देगा। तो कैलकुलेट भी करेंगे, रेंज भी कैलकुलेट, बहुत कुछ पढ़ना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, टाइट्रेशन को मतलब HCl और NaOH के न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो अपन को सो इंडिकेटर्स आर यूज्ड to check the एंड पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं उसे। पॉइंट इन टाइट्रेशन रिएक्शन, टाइट्रेशन रिएक्शंस, because indicators have property to change their color, to change their color, to change their color on formation of their salt, of their salt. उन्हें इस सॉल्ट के फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं होता, उनका सॉल्ट बनेगा तो उससे मतलब है। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर्स। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में अपन क्या करने वाले हैं, इसको यूज नहीं करेंगे और एंड पॉइंट चेक करेंगे, उनको कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये कह रहा है इंडिकेटर ज्यादा डालेंगे तो व्हाट विल बी द कलर चेंज? सेम, बेसिक मीडियम में येलो होता है, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाएगा, इट विल बी सेम।
ज्यादा इंडिकेटर का अमाउंट ज्यादा ऐड करने से कलर में चेंज थोड़ी आता है, उसका वही कलर रहेगा जो थोड़े से में रहेगा, जो ज्यादा में रहेगा। सो अब अपन क्या करने वाले हैं कि अपन को एंड पॉइंट तो चाहिए, लेकिन इंडिकेटर यूज नहीं करो। दैट इज कॉल्ड कंडक्टोमेट्रिक। चलो देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, पर अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो उसमें ओके नहीं लिखना, थैंक यू नहीं लिखना। पता क्या होता है, फिर मुझे लगता है यार किसी ने डाउट पूछा है, तो फिर मेरी नजर वहां जाती है। ठीक है, तो अपन ओके और थैंक यू नहीं कहेंगे, अपना क्वेश्चन डालो, मैं फटाफट आंसर दे दूंगा। अपन को ओके और थैंक यू नहीं, हाँ नहीं समझ में आया तो फिर लिख देना, फिर बताओ, तो फिर मैं चेक कर लूंगा। अब हाँ, अपन कह रहे थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में अपन को इंडिकेटर यूज नहीं करना है और एंड पॉइंट चाहिए, उनको कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइनिक नहीं पढ़े हैं ना मेरे बहुत सारे बच्चे, आइनिक नहीं पढ़े हैं, तो मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है। जो पढ़े हैं वो भी मतलब वो समझे बस, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, रिवीजन में वापस आएगा और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएगा। चलो देखते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं अपन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन का मतलब एंड पॉइंट है। ठीक है, सो कैलकुलेट द एंड पॉइंट इन फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, मैं पहले न्यूट्रलाइज करता हूं HCl न्यूट्रलाइज बाय NaOH। अपन को बताना होता है इसमें कि किसको किससे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो HCl न्यूट्रलाइज बाय NaOH का मतलब है, पहले मैं एक बार बता दूं कि अपन करना क्या जा रहे हैं। अपन ना एक ऐसे ग्लास फ्लास्क होता है, उसमें HCl ले लिया मैंने, और इसमें अपन एक ऐड करके रखेंगे पोटेंशियोमीटर, जिसमें अपन को डिफ्लेक्शन दिखेगा, कंडक्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें। तो वो कंडक्टोमीटर एक होगा जिसमें अपन को डिफ्लेक्शन दिखेगा सेल का, पोटेंशियोमीटर जिसमें अपन को पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, कंडक्टेंस दिखेगा, बोला कंडक्टेंस। वो मशीन आजकल आता है, वो डिप करके रखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे आता है, उसको डिप कर दो, उस पर डिस्प्ले बना होता है, अपन को दिख रहा होता है कंडक्टेंस। ठीक है ना, तो वो रीडिंग आजकल मतलब काफी अच्छे अच्छे आ गए अब तो अपन मतलब, हाँ मतलब पोटेंशियोमीटर अपन उसमें ऐड कर देंगे, अपन उसको कंडक्टोमीटर भी बोलते हैं। तो अब वो अपन ने डिप करके रखा हुआ है, और इसमें अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे NaOH ऐड करेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर पहला वाला पार्ट समझ में आ गया तो बाकी सारे पार्ट समझ में आ गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बताने आपको, मेरी मर्जी फिर तो मैं कोई भी रिएक्शन बताऊंगा ना, तुमको बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पहला वाला ध्यान से सुनना। ये अपने पास कंडक्टोमीटर अपन ने इसमें डाल रखा है, जिसमें मैं बोला कंडक्टेंस, मतलब जिससे अपन कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिस्प्ले करेगा। इसमें NaOH ऐड करना है और HCl मुझे नहीं करना। मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा NaOH ऐड करके इससे रीडिंग कैलकुलेट करूंगा। तो चलो रीडिंग को अपन ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं, ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे आएगी रीडिंग। अब वो ग्राफ के फॉर्म में अपन लिखेंगे रीडिंग को, और फिर अपन चेक भी करेंगे कि भाई ऐसे ग्राफ होना क्यों चाहिए। तो ठीक है, ग्राफ अपन मोलर कंडक्टेंस और मतलब कंडक्टेंस वर्सेस क्या ऐड कर रहे हैं अपन, NaOH, तो इसका वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH। जो ऐड करेंगे अपन उसका वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करने वाला हूं इसमें। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे एक बात मुझे अच्छे से पता है, अगर आप HCl की बात कर रहे हो तो इसका मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा इनिशियली। मैं इस रिएक्शन में अगर HCl में NaOH ऐड करूंगा, HCl में NaOH ऐड करूंगा, तो मेरे पास इनिशियली HCl है सोल्यूशन। जब आप NaOH ऐड करोगे तो NaCl बनेगा। पता क्या होगा, जब अपन जैसे जैसे इसमें HCl में NaOH डालेंगे, तो HCl की जगह NaCl बनेगा, HCl खत्म हो रहा होगा और NaCl बन रहा होगा। ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ, दिस इज लिमिटिंग एजेंट, वो तो ऊपर से ऐड कर रहा हूँ, जितना ऐड करोगे उतना ये रिएक्ट कर जाएगा और उतना ही NaCl बन जाएगा। मतलब एक तरीके से आप HCl को हटा के NaCl सोल्यूशन में बना, तो जितना ये ऐड करोगे उतना HCl गायब हो जाएगा, उतना न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उतना ही NaCl बन जाएगा। बिल्कुल,
तो फिर कंडक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? अपन कहेंगे कम होना चाहिए। कंडक्टेंस शुरू में ऐसे कम होगा, कंडक्टेंस कम हो रहा होगा। अपन कहेंगे कंडक्टेंस क्यों कम होना चाहिए, आपको कैसे पता कि कम होगा? तो अपन कहेंगे खुद ही देख लो, आपके पास H प्लस साइन था, आपके पास Cl माइनस साइन था। जब आप इसको इससे न्यूट्रलाइज कर रहे हो, आपको Cl माइनस साइन वापस मिल रहा है, लेकिन H प्लस साइन की जगह Na पॉजिटिव मिल रहा है। H प्लस साइन का कंडक्टेंस कितना होता है, और Na मैक्सिमम 80, फिर कंडक्टेंस बहुत कम हो गया। Cl तो जितना इधर रहा होगा उतना इधर भी रहेगा। Cl जितना यहाँ रहा होगा उतना यहाँ भी रहेगा, लेकिन मेरा आयन जो H प्लस आयन जो होता है उसका कंडक्टेंस तो बहुत बहुत ज्यादा होता है। मतलब सोल्यूशन में H प्लस आयन जा रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, NaCl। वाटर कंडक्ट थोड़ी करता है, अपन क्या करेंगे, मेरा कंडक्टेंस कम होना चाहिए। और जैसे जैसे इसको ऐड करता रहूंगा और Cl हटेगा और NaCl बनेगा, तो कंडक्टेंस कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहेगा। और अगर मैंने उसके बाद भी HCl खत्म हो गया, अब उसके बाद भी अगर NaOH ऐड करूंगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि आयंस बढ़ेंगे ना, NaOH है। आप और ऐड करोगे तो आयंस बढ़ेंगे ना, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इधर अपन बता देंगे कि इस वॉल्यूम ऑफ NaOH पे, ये जो वॉल्यूम ऑफ NaOH है, यहां पर अपना मिड पॉइंट है, वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया होगा इस पॉइंट पे। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे HCl खत्म हो गया होगा तो कंडक्टेंस बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि क्यों बढ़ना शुरू होगा? क्योंकि अब NaCl जितना बनना था वो तो बन गया इससे, अब NaOH का एडिशन जो ओपन करेंगे एक्स्ट्रा, उसकी वजह से बढ़ रहा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर increases due to NaOH. This is a neutralization point. और ये HCl replaced by NaCl, इसलिए डिक्रीज हो रहा है। This is conductometer titration. तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, मेरे पास ऐसे क्या है, मेरे पास एसिटिक एसिड है और इसको मैं न्यूट्रलाइज करता हूं बाय NaOH, अभी भी क्या सेम होगा? तो अपन कहेंगे देखो, इसमें एसिडिक एसिड है, मतलब इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिडिक एसिड होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो फिर अब मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ये अपन को पहले से पता था, मैंने आपको पहले से रेडी कर रखा था कि H प्लस साइन का मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अब चलो इसको समझते हैं। आप मुझसे कह रहे हो कि मेरे पास एसिडिक एसिड है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो तो बेचारा सोल्यूशन में पूरा डिसोसिएट भी नहीं होता, 10% से कम ही डिसोसिएट होता है। आप इसमें NaOH ऐड करोगे, जैसे जैसे NaOH ऐड करोगे आप एसिडिक एसिड को इससे रिप्लेस करोगे। हाँ, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट से मेरे सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। आप वीक इलेक्ट्रोलाइट से NaOH जब ऐड करोगे तो इसकी जगह क्या बन रहा होगा, CH3CO। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तब तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। ये तो डिसोसिएट भी नहीं होता, ये तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो फिर इसमें कंडक्टेंस कैसे होगा ये बताओ। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें कंडक्टेंस जो होगा उसको ऐसे आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ NaOH तो आप ऐड करोगे, लेकिन मैं कंडक्टेंस ऐसे लिखूंगा इसमें। सो अगर अपन कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ NaOH की बात करेंगे, NaOH तो पहले अपन कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टेंस कम ही रहा होगा, और इसकी जगह ये बनेगा कंडक्टेंस बढ़ेगा, मतलब यहां से मैं कंडक्टेंस बढ़ाऊंगा।
और उसके बाद वंस वी गेट द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ना, उसके बाद NaOH, क्योंकि फिर तो मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा ना। जैसे अपन ने बाद में क्या किया था, अपन ने यहाँ पर क्या कंपेयर किया था, जब ये खत्म हो गया था तो अपन ने कहा इन दोनों में कंपेयर करो, तो अपन ने कहा था OH का तो बहुत ज्यादा होता है मोनोएरेंस में, तो अपन ने कहा था बढ़ेगा OH की वजह से। तो इधर क्या होगा, जैसे ये खत्म हो जाएगा तो अब इसका एडिशन अपन फर्दर रखेंगे ना, तब तो बहुत स्पीड से बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी मोनो एनाइंस थे और ये भी मोनो आइंस है, और मोनो आइंस होंगे तो OH नेगेटिव आइन का काफी ज्यादा होगा, एस्टेट से तो काफी ज्यादा। मतलब अब अपने पास जो कंडक्टेंस होगा वो बढ़ने वाला है। और ये जो पॉइंट बनेगा इधर, इसको अपन कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन, इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो शुरू में ऐसे धीरे क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि एसिटिक एसिड था और ये सोडियम एसिटेट था, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट बढ़ेगा शुरू में, उसके बाद एकदम से बढ़ेगा, बिकॉज NaOH बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इससे, इसलिए थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा है। उल्टा कर दूं तो कोई बात नहीं, उल्टा कर लो। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्ट बनेंगे उनमें आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड होगा तो स्ट्रेट लाइन ही आता है। आयनिक बॉन्ड होगा तो स्ट्रेट लाइन, इसलिए अपन ने स्ट्रेट लाइन। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा लिमिटिंग एजेंट, हमने तो इसको ब्यूरेट में भर के रखा हुआ था, जितना मर्जी चाहे उतना ऐड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यू कैन नॉट से दैट इट इज अ लिमिटिंग एजेंट। अगर मैं कहूंगा लिमिटिंग एजेंट है तो उसके बाद क्या, फिर भी तो ऐड कर रहे हो। सो आई एम नॉट टेलिंग की लिमिटिंग एजेंट, आई एम टेलिंग दिस इज इन द ब्यूरेट। और ब्यूरेट में हम जितना मर्जी चाहे उतना ही ऐड कर सकते हैं बस, जब तक टाइट्रेशन होता रहेगा। इसको ऐड किया भाई, ये 10 ml था, हमने इसका 2 ml ऐड किया, 2 ml इसका न्यूट्रलाइज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो जितना ऐड करोगे उतना ये न्यूट्रलाइज होगा। ये खत्म हो गया, उसके बाद भी ऐड करो ब्यूरेट से और ओपन करो, क्या करो। मैं नेक्स्ट पेज पे जाना, थर्ड टाइप का देखते हैं। तो मेरे पास अब अपन ऐसे कर सकते हैं, दैट इज मैंने यहां पर आपको क्या बताया था, एसिटिक एसिड बाय NaOH। कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय HCl। तो अपन कहेंगे सर ये तो सेम हो जाएगा भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप कह रहे हो मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें आप HCl ऐड करोगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है बाद में तो फिर ये अमोनियम क्लोराइड वजह से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा वीक की जगह, और अगर वीक की जगह स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इट विल बी लाइक दिस, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो वैसे ही बता दिया आपने जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अपन इसमें मोलर कंडक्टेंस लिख लेते हैं भाई, मोलर कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ HCl। सो पहले इनिशियली, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, पहले ऐसे बन रहेगा और बाद में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद वो ऐसे बनेगा। HCl है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अपन थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे उसे। तो ये अपना न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, थोड़ा ऐसे कर्व भी हो सकता है, ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। इसलिए मैं कभी कभी ऐसे ही बना दूंगा, ऐसे कि भाई इधर अपन ने तो स्ट्रेट लाइन बना लिया, इधर स्ट्रेट लाइन बना लिया, जहां से वो बढ़ना शुरू हुआ वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। ये अमोनियम क्लोराइड की वजह से बढ़ रहा है, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड था अपने पास, और ये HCl की वजह से बढ़ा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं क्या चाहता था ना, नेक्स्ट पेज पे जैसे एसिडिक एसिड बाय NaOH किया ना, मैं चाहता था NaOH बाय एसिडिक एसिड।
मतलब वीक को स्ट्रॉन्ग से न्यूट्रलाइज किया, वीक को स्ट्रॉन्ग से न्यूट्रलाइज किया, अब मैं स्ट्रॉन्ग को वीक वीक से न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ, तो HCl का एग्जांपल ले लिया, कोई बात नहीं, कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं यहाँ पर 4th लिखने वाला हूँ, थोड़ा कंपैरिजन दिखता है ना, इसलिए थोड़े ज्यादा नंबर्स रखते हैं। HCl बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अपन लिखते हैं ना NaOH बाय एसिटिक एसिड, वैसे HCl बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं। अब इसका जो ग्राफ है ना, वो ऐसे आ रहा है, मैंने ग्राफ बना देता हूँ, तुम मुझे बताना कि क्यों बनाया ऐसा ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूँ, तुम मुझे बताओगे कि ऐसा ग्राफ क्यों बना रहे हो। मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया, ये तुम बताना मुझे। HCl तो काफी ज्यादा होगा, तो डिक्रीज हो, और फिर उसके बाद ग्राफ ऐसा हो जाता है। हम्म, बोलो। ऐसा क्यों किया, ये न्यूट्रलाइजेशन। आंसर आया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक, ठीक है। मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि HCl था, इसमें मैंने, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर HCl है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो काफी ज्यादा होगा। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, जब अपन इसको ऐड करेंगे तो HCl कम होता गया, कम होता गया, और अमोनियम क्लोराइड बनता गया, तो ये कम होता गया, क्योंकि दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस। ठीक है, काफी सारे आंसर आए मेरे पास। अब एक टाइम आया जब ये HCl खत्म हो गया, तो सोल्यूशन में ये है, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट we are adding ammonium hydroxide in ammonium chloride, इसको इसमें ऐड कर रहे हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, which is a buffer solution। भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो डिसोसिएट भी नहीं होगा इसमें। बफर सॉल्यूशंस में इसका डिसोसिएशन नहीं होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना, क्योंकि इसका ही कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है बफर सॉल्यूशन में, जो सॉल्ट होता है उसी का कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है, so buffer solution, so pH will remain constant because ammonium hydroxide doesn't dissociate in a strong electrolyte, वो डिसोसिएट नहीं होगा इसमें। यहाँ तो HCl की वजह से डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, लेकिन जैसे HCl खत्म होगा, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड करोगे तो परमानेंट इफेक्ट भी है, इट इज अ बफर सॉल्यूशन, उसका पीएच चेंज नहीं होने वाला इसको ऐड करने से, क्योंकि वो डिसोसिएट, ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा इसके बिल्कुल से। ठीक, तो बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके पीएच चेंज नहीं होते एसिड या बेस डालने से। अब एक दूसरा मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, AgNO3 बाई KCl, तो क्या करोगे, इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए ये बताओ, इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए।
AgNO3 में अगर KCl ऐड करेंगे तो AgCl का वाई PPT बनेगा, प्लस KNO3। तब तो अपन कहेंगे कि भाई अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो अपन कहेंगे इनिशियली तो उसमें AgNO3 की जगह KNO3 बन रहा है, तो कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज AgNO3 इज रिप्लेस्ड बाय KNO3। ये पीपीटी है, इसकी वजह से तो होगा ना कंडक्टेंस। सो इनिशियली AgNO3 is replaced by KNO3. And once the AgNO3 is finished, तो फिर KCl is a strong electrolyte, उसकी वजह से बढ़ेगा ड्यू टू KCl। ये वॉल्यूम ऑफ KCl था और ये वॉल्यूम था। इसमें AgNO3 is replaced by जा रहा है और KNO3 आ रहा है, तो वो कांस्टेंट रहा। After neutralization point, it increases due to KCl, increase in concentration of KCl, उसकी वजह से बढ़ रहा है। This is conductometric titrations, and this is your chapter. Electrochemistry is over, खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रो के डाउट्स करेंगे, और इलेक्ट्रो के डाउट्स के बाद फिर अपन ORM2 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। चलो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट इज योर होमवर्क। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट विल बी द होमवर्क। चलो, थैंक यू, बंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे।